हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल पर। तो आज हम करने वाले हैं हमारे पॉलिटिकल के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उनको एक बार अटेम्प्ट करके देखते हैं कि आखिरकार है कैसे और जो यूपीएससी है वो क्वेश्चंस किस टाइप से पूछता है। तो ये हमारी जो प्रिपरेशन है उसके रिलेवेंस से इम्पोर्टेंट भी हमारे लिए होने वाले हैं। तो आज के सिनेरियो में हम जो एमसीक्यूज़ हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ऑप्शन दिए गए 9 दिसंबर 1946, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950 और जो फोर्थ ऑप्शन है वो 13 दिसंबर 1946 है। तो इसका जो आंसर है वो होने वाला है 9 दिसंबर 1946। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक इसके दिन हुई थी। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था। पहली बैठक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में हुई थी। उसी के साथ भारतीय संविधान की हमारा दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया था? ऑप्शन है 1950 में, 1976 में, 1949 में या फिर 1960 में। तो इसका जो भारत की प्रस्तावना है, जो हमारी प्रस्तावना होती है, जैसे कि हम भारत के नागरिक, हमारे देश की संप्रभुता, अखंड मतलब देश को जो धर्मनिरपेक्ष समाजवादी जो हमारे इंडेक्स के पहले होती है, जो प्रियम्बल हमारे बुक्स में दी होती है, उसे प्रस्तावना बोलते हैं। तो उसमें जो है बदलाव मतलब संशोधन करके समाजवादी शब्द कब ऐड किया गया था, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो समाजवादी शब्द है वो 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा ऐड किया गया, जिसके साथ साथ धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। उसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का मुख्य स्रोत कौन सा है? ब्रिटिश संविधान, अमेरिकी संविधान, आयरिश संविधान या फिर सभी? हमारा इसका जो राइट आंसर है वो है सभी, क्योंकि भारत का संविधान है। भारत का संविधान एक तो विविधता से भरा है ही सही, क्योंकि भारत खुद विविधता की भूमि है। उसी के साथ संविधान भी विविधता से भरा है, क्योंकि भारत का जब संविधान बना था, क्योंकि यहाँ पे कभी संविधान से काम नहीं पड़ा था, तो हमारे जो राजनेता थे उन्हों को लगा कि जो भी हम इतने देशों ने संविधान बना रखा है, तो सबके संविधान से अच्छी अच्छी बातें उन्हें एडॉप्ट कर ले और अपने संविधान में ऐड कर ले, ताकि हमारा संविधान सबसे अच्छा हो। तो इसी के मुकाबले जब अगर विश्व स्तर पर बात करते हैं तो भारत का संविधान सबसे बड़ा संविधान भी कहलाता है। संविधान एक उधार लिया हुआ दस्तावेज है। संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से, मौलिक अधिकार अमेरिका से और जो नीति निर्देशक तत्व यानी कि टीपीएसपी से वो आयरलैंड से लिए गए हैं। तो ये इसका पूरा जिस्ट यहाँ निकल जाता है। भारत को संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करने वाला अनुच्छेद कौन सा है? यानी कि यहाँ पूछा गया है कि जब हमारा पहला क्वेश्चन था कि समाजवादी कब ऐड किया गया, तो ये किस अनुच्छेद के अंदर मतलब किसके अंतर्गत जो संशोधन किया था, फिर किसके अंदर रखा गया था कि इनको हमने संशोधन करके संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य भारत को करार दे रहे। तो अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 370 या फिर प्रस्तावना या फिर अनुच्छेद 395, क्योंकि हमारी जो प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कि सीरीज वाइज जमाई है या फिर कुछ भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन बनाया गया है। तो इसका राइट आंसर है कि ये हमारी प्रियम्बल यानी कि प्रस्तावना का शब्द है, संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। प्रस्तावना संविधान की आत्मा है जो राज्य के स्वरूप को परिभाषित करती है। यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसको इतना अच्छे से बनाया था, मतलब उन्होंने की अध्यक्षता में बना था, पर उन्होंने भी बहुत सारे देशों के संविधान को पढ़ने की कोशिश की थी। इसमें हमारे बहुत सारे राजनेता भी उस समय उपस्थित थे, उन्होंने भी बहुत सारे जो बुक्स पढ़ी, सब कुछ पढ़ा, फिर उनके अकॉर्डिंग इतना अच्छा संविधान हमें देके गए हैं। ये हमारी खुशनसीबी है। उसके साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे?
ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या फिर जवाहरलाल नेहरू, BR अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये संविधान सभा के अध्यक्ष बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और जबकि अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने थे। और जो जवाहरलाल नेहरू थे ये स्वतंत्र भारत के पहले जो प्रधानमंत्री है वो रहे थे, और सरदार वल्लभ भाई पटेल ये लौह पुरुष है। इसी के साथ भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार है? जब कभी मौलिक अधिकारों की बात आती है तो मौलिक अधिकार आखिरकार होती क्या है? मौलिक अधिकार जो इनको मैग्ना कार्टा कहा जाता है, क्योंकि ये जब कभी भी ब्रिटेन में उपनिवेश का शासन हुआ करता था तो वहाँ के राजा ने कुछ लोगों को एक पत्र पे कुछ अधिकार दिए गए थे, तो उसे मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई थी। इसके अकॉर्डिंग हमें ये कि जो वो होते हैं मौलिक अधिकार, वो मैग्ना कार्टा उन्हें कहा जाता है। तो ये हमने अमेरिका के जो संविधान है वहाँ से अडॉप्ट किए हैं, और इनकी संख्या 6 है। पहले ये 7 हुआ करती थी, पर जो कानूनी जो संपत्ति का अधिकार है उसे कानूनी अधिकार 300 क में ऐड कर दिया गया है। तो इस वजह से वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध और धर्म की स्वतंत्रता, संस्कृति, शिक्षा और संवैधानिक उपचारों के अधिकार शामिल हैं। यानी कि हमारे देश के जो मौलिक अधिकार है, क्योंकि मौलिक अधिकार बेसिकली जनता को दिए जाते हैं ताकि जनता इनके थ्रू अपने शासक को शासन करने पे इससे मतलब उसको बना रखे, ताकि इनका शोषण, जनता का शोषण ना हो सके। नीति निर्देशक तत्व यानी कि DPSP किस भाग में है? भाग 3 में, भाग 4 में, या भाग 4A में, या फिर भाग 5 में? तो जो DPSP यानी कि नीति निर्देशक तत्व है ये भाग 4 में है। जैसा कि आप जानते हैं कि भाग 1 है, भाग 1 में राज्य की परिभाषा है कि राज्य आखिरकार है क्या, भारत है क्या। उसके बाद सेकंड में सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता है, तीसरे में मौलिक अधिकार है, और चौथा जो है, क्योंकि मौलिक अधिकार जनता को दिए जाते हैं, राज्य बन गया, फिर नागरिकता की भारत का नागरिक आखिरकार है कौन। अब नागरिक होंगे तो उनको अधिकार भी चाहिए हो, इसके लिए 3वें भाग में नागरिकों के अधिकार रखे गए हैं। और भाग 4 है उसमें रखे गए हैं कि सरकार आखिरकार काम कैसे करेगी, तो यानी कि नीति निर्देशक तत्व। ये राज्य के नीति निर्माण के लिए दिशा निर्देश है, गैर न्यायिक है। इनके मतलब ऐसा है कि ये ऐसे थोपे हुए नहीं है, क्योंकि जब कभी भी हमारे नेता, इतने विद्वान नेता थे पहले के, इन्होंने बहुत सारी पुस्तकों का अध्ययन किया, तो उन्होंने सोचा कि एक साथ अगर हम पूरे देश में ये सब चीज़ें लागू कर देंगे तो देश पे बहुत सारा भार आ जाएगा। तो जैसे जैसे सरकार का हाथ ढीला होता है, यानी कि सरकार के पास बजट होता है या सब कुछ होता है, कुछ कमियां लगती है अपनी जो नीतियां हैं उनमें, तो वो सुधार करने के लिए DPSP का सहारा लेते हैं। नागरिकता अधिनियम कब लागू हुआ? 1950 को, 1955 को, 1949 को, या फिर 1975 को? तो नागरिकता अधिनियम 1955 को लागू हुआ। नागरिकता भाग 4A अनुच्छेद 5 से 10 में है, लेकिन विस्तृत नियम 1955 के अधिनियम में हुआ था। उसी के साथ उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया था? तो उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था, जो संविधान की आधारशिला बना था। तो इसको ना 13 दिसंबर 1946 में जो कि प्रस्ताव किया गया था। जिस टाइम हमारे मतलब संविधान बनने का टाइम था, तो इसमें एक जैसे कि हम इंडेक्स बनाते हैं, किसी भी अगर मीटिंग होती है तो उन सब के लिए कुछ बनाते हैं पहले से, कि एक पूरी सारणी बनाते हैं कि क्या क्या चीज़ों की चर्चा होगी। उसी तरह ये उद्देश्य प्रस्ताव बनाया गया था, इसे आधारशिला भी की संज्ञा दी गई है। संविधान का प्रारूप किस समिति ने तैयार किया था? तो जो प्रारूप समिति द्वारा, या फिर संघ शक्ति समिति द्वारा, या फिर अल्पसंख्यक समिति द्वारा, और चौथा ऑप्शन है सलाहकार समिति द्वारा। तो संविधान का प्रारूप समिति के द्वारा तैयार किया गया था, जो कि डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में हुई थी। ये 7
सदस्यीय समिति थी। छाया मंत्रिमंडल यानी कि शेडो कैबिनेट किस देश की विशेषता है? क है ब्रिटेन, ख अमेरिका, ग फ्रांस, घ जापान। तो जो छाया मंत्रिमंडल यानी शेडो कैबिनेट है वो ब्रिटेन की विशेषता है। भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश मॉडल पर आधारित है, पर वहाँ पे छाया मंत्रिमंडल चलता है। उसी के साथ संविधान में मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए? तो 1950 में, 1976 में, 1980 में या फिर 1990 में? तो 1976 में संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। 42वें संशोधन द्वारा भाग 4A अनुच्छेद 51A में 10 कर्तव्य जोड़े गए, बाद में 11वां जोड़ा गया था। उसी के साथ भारत एक संघीय राज्य क्यों कहा जाता है? ऑप्शन है दोहरी सरकार की वजह से, लिखित संविधान की वजह से, या फिर स्वतंत्र न्यायपालिका की वजह से, या फिर सभी। तो इसका आंसर है सभी, क्योंकि भारत में संसदात्मक प्रणाली है। उसी के साथ भारत में सबसे बड़ा संविधान है, विश्व का सबसे बड़ा संविधान भारत के पास अवेलेबल है। और यहाँ की जो सरकार का नियम है यानी कि ये एक दूसरे पर शक्ति रखते हैं, जैसे कि न्यायपालिका कार्यपालिका पर रखती है अंकुश, और जो न्यायपालिका है उसके ऊपर, मतलब तीनों एक दूसरे के ऊपर अंकुश रखने की ताकत रखते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे स्वतंत्र न्यायपालिका है। तो संघीय विशेषता यानी कि शक्ति विभाजन, लिखित संविधान और स्वतंत्र न्यायपालिका यहाँ पे भारत में अवेलेबल है। संविधान सभा में कितने सदस्य मूल रूप से थे? तो 389 या फिर 299 या फिर 296 और या फिर 255 में, 552। तो इसका आंसर है 389। कैबिनेट मिशन के तहत विभाजन के बाद घटकर 299 रह गए थे, क्योंकि कैबिनेट मिशन आया था तो उसके अकॉर्डिंग भारत पाकिस्तान का विभाजन होना था, जो एक दुखद हादसा था या फिर इंसिडेंट था, जिससे भारत के बहुत सारे नेताओं को ठेस पहुंची थी, जिसमें प्रमुख रूप से गांधी जी इसके विरोध में थे। पर हालातों को रहते हुए पाकिस्तान को हमने अलग करना पड़ा। अनुच्छेद 14 किस अधिकार से संबंधित है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो अनुच्छेद 14 जहाँ पे आ रहा है तो ये समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है। उसी के साथ कानून के समक्ष समानता सुनिश्चित ये करने में साबित होता है, मतलब करार होता है। उसी के साथ नीति निर्देशक तत्वों का स्रोत कौन सा है? आयरिश संविधान से या फिर ब्रिटिश संविधान से, अमेरिकी संविधान से या फिर कनाडाई संविधान से? तो इसका आंसर है आयरिश संविधान से हमारे देश के नीति निर्देशक तत्व यानी कि DPSP लिए गए हैं। गांधीवादी, जो कि गांधीवादी विचारधारा, समाजवादी विचारधारा और उदारवादी तत्व इसमें शामिल है। उसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? तो बेसिकली संविधान को 26 नवंबर 1949 में अंगीकृत किया गया था। इसे संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर कौन सा अनुच्छेद लागू होता है? क्योंकि मौलिक अधिकार जनता के अधिकार है, तो अगर इनका उल्लंघन होगा तो कौन सा अनुच्छेद यहाँ पर लागू होगा? तो अनुच्छेद 32 या फिर अनुच्छेद 21 या फिर अनुच्छेद 19 या फिर अनुच्छेद 14। तो इसमें जो है अनुच्छेद 32 लागू होगा, क्योंकि जो हमारे संविधान के निर्माता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वो कह के गए थे कि अनुच्छेद 32 संविधान की आत्मा, संविधान का हृदय, ये उन्होंने इसकी संज्ञा इसको दी थी, क्योंकि ये पूरे संविधान में सबसे अच्छी चीज़ है कि अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो नागरिक के पास एक अधिकार है कि अनुच्छेद 32 है उसका उल्लंघन यहाँ किया गया है। तो इसके अनुरूप इसको मद्देनज़र में रखते हुए इस पे मतलब कार्यवाही होगी। तो अनुच्छेद 32 का यहाँ पे जिक्र होगा और जो पीड़ित है उसको यहाँ पे राहत देने की कोशिश की जाएगी। तो यही हमारी व्याख्या है कि संविधान का ये हृदय है, रिट याचिकाओं के लिए ये उपयुक्त है।
भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित है? तो ये बेसिकली सबको पता होगा कि भारतीय संविधान 25 मूल रूप से तो 22 भागों में सबको क्योंकि 22 भाग बताए जाते हैं। तो अगर देखा जाए तो शुरुआती जो कानून मतलब संविधान बन के हमारे सामने आया था तब 22 भाग में विभाजित था, पर संशोधन से बढ़कर ये 25 भाग हो गए। संविधान सभा का अंतिम सत्र कब समाप्त हुआ था? संविधान सभा का अंतिम सत्र 24 जनवरी 1950 को समाप्त हुआ था, जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अंतिम भाषण यहाँ पे दिया गया था कि जो संविधान सभा का अंतिम सत्र हुआ था जब सारे संविधान की कार्यकारिणी समाप्त हो गई थी, संविधान लिखित दस्तावेजों में तब्दील हो गया था, तब इसको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अंतिम भाषण यहाँ पे देके समाप्ति की ओर इसे किया था। तो आज के हमारे पॉलिटी के क्वेश्चन यहीं ख़त्म होते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉच।